गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आप लोग का जाकिर हुसैन जी द्वारा लिखा हुआ सांवले सपनों की याद पाठ का दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे, जिसमें दूसरा गद्यांश होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। यानी किसकी बात हो रही है? जाकिर हुसैन जी किसके बारे में कह रहे हैं? सालिम अली जी के बारे में कह रहे हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी उनके जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। लेकिन एकांत क्षणों में जहाँ एकांत में उनको रहना होता है, वहाँ पे उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया है। वरना वो हमेशा कैसे दिखाई देते थे? हमेशा दूरबीन के साथ में दिखाई देते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था। वे बिना दूरबीन के भी दिखाई गए। इससे कहने का तात्पर्य यह है कि वह दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय क्या करते थे? प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यानी उनके आसपास क्या था? प्रकृति में हर तरफ उनके आसपास हर समय प्रकृति, यानी जो हरी भरी हरियाली थी, उनको खेलती हुई हंसती खेलती हमेशा रहती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी उनको क्या था? अपने पास उनको आसपास हरियाली ही पसंद थी, आसपास वे यही देखना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से इस माहौल को और इसको गढ़ा था। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। यानी इस माहौल को बनाने में वे दिन रात जो प्रकृति में लीन रहते थे, तो इसमें उनकी पत्नी तहमीना, जिनका नाम तहमीना था, उन्होंने बहुत ही मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनके स्कूल के दिनों की सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यानी अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में बहुत सारा उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। एक दिन वे केरल में, जो कि साइलेंट वैली है, उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए वे किसके पास गए? चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। वे कौन थे? प्रधानमंत्री थे उस समय के। चौधरी चरण सिंह, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी पृथ्वी पर जब पानी की पहली बूंद पड़ती तो कैसा लगता है? कैसी खुशबू आती? बहुत ही सूंधी सूंधी खुशबू आती। यानी वह बहुत ही मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी जो उन्होंने बातें सालिम अली जी ने बताई उनको कि प्रकृति में ऐसा होने से
रेगिस्तानी हवाओं से इस साइलेंट वैली को क्या खतरा होता है। उससे उनको बहुत ही दुख हुआ और उनकी आंखें नम हो गई। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। आज लेखक कहते हैं आज सलीम अली भी नहीं है और चौधरी चरण सिंह जी भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक कहते हैं अब कौन बचा है। जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों को, यानी सोंधी माटी जो सोंधी खुशबू आती है ज़मीन पर जब बरसात होती है पहले, तब वह खुशबू आती है। फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने वाला संकल्प कौन लेगा, कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी कौन है जो अब उन पक्षियों के बारे में किसी से बात करेगा या उनके जीवन के लिए, उनकी रक्षा के लिए आपस में कोई निर्णय लेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, लेखक कह रहे हैं, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। अभी यहाँ पे लेखक यहाँ पे दूसरा अंश लाए हैं। वे बताते हैं कि मुझे याद आ रहा है, उन्हें कुछ याद आता है। D.H. लॉरेंस, उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें अपने पति यानी लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। वे कहती है मैं अपने पति लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उन प्रकृति प्रेमी जो लॉरेंस थे, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा इस छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में ज़्यादा जानती हैं। क्यों? क्योंकि वे पक्षियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। यहाँ पे दूसरे पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस की बात कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यानी उनकी पत्नी लॉरेंस कहती है कि इतना खुला सादा दिल आदमी था। कौन? लॉरेंस मेरी रगों में, हड्डियों में समाये हुए हैं, लेकिन ये चाहे कितना ही कठिन हो, लेकिन यकीनन मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया इस बारे में बहुत कुछ जानती, और वह उन्हीं के बारे में नहीं, वह हम दोनों के ही बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। लेखक कहते हैं, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उनके खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बचपन में सलीम अली जी की एयरगन से नीलेकंठ की एक गौरैया
बचपन में एक गौरैया, यहाँ से फिर से देखेंगे बच्चों कि बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया मर गई थी, जिसकी वजह से वे सारी ज़िंदगी पक्षी प्रेमी बने रहे और वे पक्षियों का ध्यान करते रहे, उनका ध्यान खींचते रहे पक्षी, क्योंकि अब उनका ध्यान कहाँ लग चुका था, लेखक का सालिम अली जी का ध्यान अब पक्षियों में रम गया था। वे लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी सालिम अली एक टापू यानी छोटा सा एक टापू बनने के बजाय, स्थिर रहने के बजाय वे एक सागर यानी बहते हुए विशाल सागर की तरह उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नाम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। फिर लेखक कहते हैं कि आज भी लोग उनको भ्रमणशील स्वभाव का मानते हैं और उनके उस स्वभाव को कोई भी आज तक भूल नहीं पाया है। जावेद हुसैन जी यहाँ पे दुखी होते हुए कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? ये कहते हैं कि जब तक सालिम अली नहीं लौटते, क्या उन्हें हम लोग को गया हुआ मान लेना चाहिए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। वे कहते हैं अब मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना, क्या तुम लौट कर आओगे? थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपका यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस गद्य के आधार पर जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर को आपको लिखकर मुझे भेजना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आप इनके प्रश्नों के आंसर मुझे भेजिएगा।